मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम आपके पिछले क्लास में मतलब पिछली जो क्लास आपकी हमने लिया था उसमें आपको रसायन विज्ञान के कुछ भौतिक वर्गीकरण के विषय में बताया था, जैसे कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव्यों का जो हमारा वर्गीकरण होता है वह ठोस, द्रव और गैस। मतलब कि किसी भी पदार्थ के इस प्रकृति में ऐसे पदार्थ जिनकी भौतिक संरचना या आकार हम लोग निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हमने देखा था। जैसे आप लोगों ने कहा किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन, किसी द्रव का गैस में परिवर्तन, गैस का जो है द्रव में परिवर्तन होता है और द्रव का गैस में जो परिवर्तन होता है, उन सभी परिवर्तनों के विषय में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखा, महसूस किए थे कि ठोस का द्रव में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है बच्चों, तो आप कहते हैं गलनांक हमारा होता है। किसी द्रव का गैस में परिवर्तन होता है तो आप कहते हैं वह उसका क्वथनांक होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन हमारा द्रवणांक शब्द होता है और द्रव का ठोस में परिवर्तन यह हमारा कहलाता है क्या कि हिमांक होता है। ये जो हमारे परिवर्तन है क्वथनांक, गलनांक और आपके द्रवणांक, हिमांक, ये सारे सभी प्रकार के जो हमारे गुण होते हैं यह एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी पदार्थ का आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है, या उसकी घनत्व क्या होते हैं और उसके तापमान क्या होते हैं, या जो किसी पदार्थ के हमारे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवणांक आदि शब्द बातें जो हम लोग करते हैं वो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत जाता है। अब देखिए बच्चों, इसी में हमारा दिया है कि भौतिक वर्गीकरण हमारा अलग होता है जबकि रासायनिक वर्गीकरण हमारा अलग होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा रासायनिक वर्गीकरण, मतलब कि क्या हमारे पदार्थों में रासायनिक वर्गीकरण में हम यह देखेंगे कि किसी भी पदार्थ का जो संगठनात्मक मतलब कि एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में समायोजित होकर के अर्थात संगठित होकर के एक नए प्रकार के पदार्थों को बनाते हैं। इसी के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। एक बेटा होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है बेटा हमारा मिश्रण। ध्यान देना बच्चों कि रासायनिक वर्गीकरण को उसे संगठनात्मक रूप से जानकारी करने के लिए, सही रूप से जानने के लिए हमारा उसका हमने दो भागों में यहाँ पे विभाजित कर दिया। प्रथम भाग को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या शुद्ध पदार्थ, और ये बेटा हमारा दूसरा भाग क्या होता है मिश्रण होता है। तो पहले हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थों को यहाँ पे दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर हमारा किसी भी प्रकार के जो तत्व होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नंबर एक शुद्ध पदार्थ ले लिया, तो शुद्ध पदार्थों में कौन कौन आते हैं, तत्व। तत्व में बेटा हमारा तत्व क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानकारी करेंगे हमारे तत्व होते क्या हैं। तत्व बेटा हम लोग उसे कहते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुण हमेशा समान होते हैं। तत्व हम उसे कहते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण हमारे समान होते हैं, अर्थात एक ही तत्व को आप दो अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। अगर आप दो उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटेंगे और उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसे हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। और हमारे इस प्रकृति में जो तत्व होते हैं वो तीन प्रकार से पाए जाते हैं। बेटा जो भी तत्व होगा या तो वह धातु होगा या तो वह अधातु होगा, और एक बेटा हमारा होता है उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातु, मतलब कि जितने भी प्रकार के हमारे तत्व होते हैं, अभी तक ज्ञात जितने तत्व हमारे हैं एक लगभग 117 तत्व हमारे ज्ञात हो चुके हैं। उन सभी तत्वों में जो भी तत्व होगा या तो वह धातु होगा या तो हमारा अधातु होगा या तो हमारे उपधातु होते हैं। तो एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, धातुओं के अंतर्गत हमारे कौन आते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
या हमारा आयरन हो गया, हमारा कॉपर हो गया, आदि जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं धातु। क्या बोलते हैं बेटा? धातु कहा जाता है। ठीक। और एक हमारा इसमें होता है बेटा, इसमें कि अधातु क्या होते हैं। तो हमारे प्रकृति में अधातुओं के लिए जो अधातु होता है, अधातुओं को हम लोग कहते हैं कौन कौन, किसे हम लोग अधातु बोलेंगे? तो जो हमारे आवर्त सारणी में या हमारे ज्ञात पदार्थों में जो गैसीय अवस्था में होते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया, हमारा जो इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आदि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, इन सभी पदार्थ, इन सभी तत्वों को हम लोग अधातुओं के अंतर्गत लेते हैं। ध्यान देना बच्चों कि अधातुओं किसे बोलते हैं? तो जो पदार्थ हमारे गैसीय गुणों का, गैसीय गुण मतलब गैस जो होते हैं, उन्हें गैसीय गुण जो भी तत्व रखेगा उन सभी तत्वों को हम लोग अधातुओं के श्रेणी में लिया जाता है। ठीक। नंबर 3 बेटा हमारा होता है कि हम इसे कहते हैं क्या? तो नंबर 3 में हमारा आता है उपधातु। उपधातु में मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे उपधातु उन्हें कहते हैं जिनके अंतर्गत धातुओं और अधातुओं, धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते होंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या बेटा? उपधातु कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे कौन होते हैं? तो हम कहेंगे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गए, ये सभी जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग उपधातु के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो इसकी परिभाषाएं जो हैं आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होती है, तो धातुओं की एक अपनी क्या होती है? धातुओं की एक अपनी विशेष चमक होती है और धातुएं आघात वर्धनी और तन्य होते हैं। ये विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं जो ऐसा गुण हमारे व्यक्त करेंगे। मतलब धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब बेटा यहाँ पे होता है कि किसी भी धातु को हम पीट करके पतला या मोटा किसी भी प्रकार के आकार में उसको हम बदल सकते हैं। ठीक। तन्यता क्या होती है? हम तान के उसको लंबा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 ग्राम सोने को हम इतना लंबा तार बना सकते हैं। अक्सर मैंने क्लास में बताया भी है कि 1 ग्राम सोने की जो तन्यता होती है लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होती है, जो कि बहुत ही मायने रखता है कि एक छोटा सा 1 ग्राम सोना, क्योंकि हमारे जितने भी तत्व हैं, जितने भी धातुओं की श्रेणी में आते हैं तत्व, वो सभी में सबसे ज्यादा तन्यता सोने की होती है। इसके बाद हमारी चांदी। ठीक। सोना एयू होता है आपका, जिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोना का जो प्रतीक होता है वो एयू होता है और चांदी का प्रतीक हमारा क्या होता है बेटा? एजी होता है। तो सोने की तन्यता सबसे अधिकतम होती है, चांदी की थोड़ा उससे कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि विद्युत या उष्मा की चालकता की बात करेंगे, तो विद्युत और उष्मा की चालकता के अगर हम पर्पस से बात करना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा विद्युत या उष्मा का चालक कौन होता है? तो कहेंगे चांदी होता है, जिसको आप लोग सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो याद रखना बच्चों कि ये हमारा सबसे ज्यादा होता है। यह बात एक और आती है कि धातुओं में सबसे ज्यादा हमारा कौन सा धातु पाया जाता है हमारे प्रकृति में? तो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई पूछता है धातु कौन सा पाया जाता है, तो धातुओं के रूप में हम बात करेंगे तो कहेंगे एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक। कौन सा है बेटा? हमारा एल्यूमिनियम, जो कि आपका पाया जाता है। और अधातुओं की पहचान क्या होती है? तो अधातुओं के लिए हम लोगों ने बताया, अधातुएं जो होती हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातुएं जो होती हैं विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं और ये आगतन्य नहीं होते हैं। और अधातुओं में अगर कोई पूछता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा हमारा अधातु पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं हमारा बेटा क्या? ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे सबसे अधिकतम पाए जाने वाले तत्वों के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है,
ऑक्सीजन जो होता है लगभग 46% पूरे तत्व, जितने भी तत्व हमारे पाए जाते हैं उसमें लगभग 46% जो होता है वो हमारा कौन मिलता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे तत्व में। अगर कोई पूछता है कि हमारे इस पूरे आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तत्व की बात करते हैं तो कहेंगे हम लोग बेटा कौन सा, ऑक्सीजन बोलेंगे। अगर धातुओं में बोलते हैं तो धातुओं में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम होता है। ठीक, और इसी प्रकार से जिन तत्व, जो तत्व इन दोनों के बीच का गुण रखते हैं, मतलब कि इसका भी गुण रखें इसका भी गुण रखते हैं, उसको हम लोग किस नाम जानेंगे, उपधातु के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हम लोग अगले, मतलब कि जब हम बाई क्रम लेसन से पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। अगला बेटा देखिए, शुद्ध पदार्थों में एक हमारा आता है यौगिक। ध्यान रहे बेटा, शुद्ध पदार्थों में अगला हमारा आता है यौगिक। जो हमारे यौगिक होते हैं, यौगिक क्या होते हैं पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों की एक परिभाषा है, जब कोई दो शुद्ध तत्व, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व आपस में मिल करके एक नए प्रकार के पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं यौगिक। अब आप देखिए बेटा, जैसे हमने लिख दिया आपके यहाँ पर कि ये हमारा है NaCl, तो देखिए बेटा सोडियम एक अलग प्रकार का हमारा परमाणु है और जबकि सोडियम जो हमारा है अलग प्रकार का परमाणु है। लेकिन जब दोनों के माध्यम से सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो उस अवस्था में हम लोग कहते हैं क्या, कि यह एक यौगिक है। क्या है बेटा, हमारा यौगिक होता है। और इसमें देखिए सोडियम और क्लोरीन का अनुपात है जो 1:1। 1:1 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें एक भाग सोडियम का है और एक भाग हमारा किसका है बेटा, क्लोरीन का होता है। जैसे हम लोगों ने कहा H2O है, जैसा कि आप लोग जानते हैं H2O का मतलब जल होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि क्या हमारा बनेगा, तो कहेंगे 2:1। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जल का एक अणु है, जल के एक अणु में 2 भाग हाइड्रोजन का है और एक भाग किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या कहा कि जब दो शुद्ध पदार्थ, चाहे धातु धातु मिलके बने, चाहे धातु अधातु मिलके बने, चाहे हमारे अधातु अधातु मिलकर बनते हैं, इन किसी भी प्रकार के ये जो भी तत्व है, ये सारे प्रकार के तत्व जो धातु हो चाहे अधातु हो चाहे उपधातु हो, ये सभी मिल करके दो या दो से अधिक जब आपस में मिलेंगे कहेंगे शुद्ध शुद्ध पदार्थों से मिल करके, ध्यान देना बेटा, शुद्ध शुद्ध तत्वों से मिल करके जो एक नया पदार्थ बनेगा वह कहलाता है शुद्ध यौगिक कहलाता है। और शुद्ध यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा, हमारा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो हमारे इस प्रकृति में 2 भागों में यौगिक हमारे कौन कौन से हैं, एक बेटा हमारा होता है कार्बनिक, एक हमारा अकार्बनिक होता है, एक हमारा होता है कार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में कुछ बताया था कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, याद रखना बेटा, अगर हम लोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में या हम लोग किसी पॉलीमर के बारे में, मतलब कि पॉलीथीन, पेट्रोल, डीजल या आपके जो भी आपके प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंजाइम होते हैं, इनको छोड़ दीजिए। जिसमें कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला बनती हो उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो भी हमारा यौगिक होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग लेते हैं लवण, लवण लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया या MgO हो गया, या हमारा ये क्षार है आपका, और जैसे हमारा हो गया K2SO4 या H2SO4, ये जितने भी हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या पोटेशियम सल्फेट या हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है, ये जितने भी प्रकार के हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि इसमें भी 2 शुद्ध तत्व हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन है। भले ही यह एक धातु है एक क्या है, अधातु है। ऐसे इसमें भी देख रहे हैं 2 तत्व हैं, इसमें भी 2 तत्व हैं, इसमें 3 है, इसमें बेटा हमारा क्या है, 4 तत्व हैं, 3 तत्व हैं। तो इसमें क्या देखा कि शुद्ध शुद्ध तत्वों से मिल करके
एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिकों में जिसमें कार्बन की श्रृंखला ना जुड़ी हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जानते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और कार्बनिक क्या होते हैं बेटा, तो वही बात है कि अकार्बनिक वालों को निकाल दीजिए, बचे हुए जो भाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और आपके एंजाइम या आपके हार्मोन्स, जहां पे भी इनका विकास होगा ये कार्बनिक पदार्थों से होता है। हमारे जीवन में हम जिस जगह पे जहां पे भी कुछ महसूस करते हैं वहां पे कार्बन ही तो है। कोई भी हमारा पेट्रोल या ईंधन आप जलाइए, कार्बनिक पदार्थ निकलेगा हमारा धुआं के रूप में। ठीक, आपका जो भी लकड़ी होगा उसका लकड़ी को जलाएंगे तो जो उसकी राख होती है वो भी कार्बनिक हमारा होता है। जो भी आप लोग ऑयल का यूज करो, कोई भी ऑयल यूज करिए, कोई भी सॉफ्ट यूज करिए, कोई भी मतलब कि आप स्वीट यूज करिए, कोई भी फल देखिए, कोई भी फल आप खाइए, उन सभी में कुछ न कुछ हमारा कार्बनिक पदार्थों का ही मिश्रण होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जीवन में जो भी चीजों को हम लोग यूज करते हैं आपका वह सभी कार्बनिक पदार्थ ही है। हमारे कपड़ों का रंग बदलना, जिस स्याही से हम लिख रहे हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ है। जो भी रंग हमारे आएंगे वो सभी हमारे कार्बनिक पदार्थ ही कहलाते हैं। ठीक बेटा, और जिसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, एथिल एल्कोहल हो गया, ये बेटा मेथिल एल्कोहल, ये हमारा क्या है, एल्कोहल क्या होते हैं, यह कार्बनिक पदार्थ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं ये भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपके फिनाइल जो होता है ये भी होता है हमारा। आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, हमारे जो लेसन प्लान में आएंगे हम आपको सब बताएंगे, ये बेटा हमारा कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ क्या बात किया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं इसके विषय में हमने आपको बताया। अब आइए हम लोग कार्बनिक रासायनिक वर्गीकरण में सेकंड नंबर की बात करते हैं, मिश्रण क्या होता है। ये बहुत ही, ये आपको अगले लेसन में मतलब कहेंगे कक्षा 12वीं में इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी हम बात करेंगे कि समांगी और विषमांगी क्या मतलब क्या है। देखिए समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जैसे कि बेटा हम लोग जल में अगर 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच शक्कर को डाल देते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग कि मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पे लिक्विड है आप बना रहे हैं, यहाँ इसमें बेटा हमारा जल है, ठीक है, और इसमें आपने NaCl को डाल दिया, ठीक है ना, इसमें NaCl को डाल दिया, ये बेटा हमारा क्या है, जल है। तो आप ये देखेंगे कि जब नमक को मैंने जल में डाला, जब मैंने नमक को जल में डाला तो आपने ये देखा कि नमक जल में पूरी तरह से घुल गया। ठीक, नमक जल में पूरी तरह से क्या हो हमारा, घुल गया। तो घुलने के उपरांत आपको यह लगा कि अब इसमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई क्या दे रहा है, जल। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है जब एक या एक से अधिक पदार्थों को अगर घोला जाता है या मिश्रित किया जाता है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा हो, अगर उसी का अवस्था सबसे अधिकतम दिखाई दे तो इसका मतलब है कि बेटा हमारा क्या है, वो मिश्रण है। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे शरबत बनाते होंगे, तो शरबत बनाने के समय में क्या आपको चीनी दिखता है शरबत में कि आपको जल दिखता है, तो आपको साफ साफ बात है कि जल दिखता है, अर्थात हमने दो पदार्थ मिलाया, पानी और शक्कर को, दिखा कौन, पानी, अर्थात हमारा जो विलयन तैयार हुआ वो कैसा है बेटा, तो कहेंगे वो समांगी है। बात समझ में आ रही बेटा, क्या है हमारा, वो समांगी है। विषमांगी देखिए जैसे कि हमने दो पदार्थों को मिलाया लेकिन वो दोनों आपस में अलग अलग दिखाई दे, जैसे कि मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया और बालू के कुछ कण ले लिए और उसमें मैंने मिला दिया, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि पानी का भाग अलग होगा और बालू के कण हमारे क्या होंगे, अलग होंगे, अर्थात तो बेटा क्या है, विषमांगी है। या कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जल में हम लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं या सरसों का तेल डाल देते हैं, तो हमारा उसमें आपको लगता है कि पानी और जो आयल हैं वो अपने अपने सतह से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे क्या रहे, कार्बनिक
रासायनिक वर्गीकरण था। मैंने आपको दोनों प्रकार के भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण इसके विषय में हमने आपको बताया, तो आपने इसको देखा। मैंने पिछली क्लास में एक शब्द नहीं बोला था, कुछ बच्चों ने कमेंट हमारे साथ किया, फोन करके हमको बताया उन्होंने कि सर जो रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं। तो हम आपको बता दें, रसायन विज्ञान के जो जनक होते हैं वो होते हैं लेवासिए, लेकिन जो पितामह, पितामह का मतलब क्या, पिता के पिता, उसे हम लोग बोलते हैं वर्जिलियस को। किसको बोलते हैं बेटा हम लोग, वर्जिलियस। इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी कभी कोई गांव में या घरों में या कहीं भी कोई पूछता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, या रसायन विज्ञान के या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हम किसे मानते हैं, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो हैं आपके लेवासिए जी हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए, जो मैंने रासायनिक वर्गीकरण के विषय में बताया, उसको आपके शुद्ध पदार्थ और जो हमारे थे मिश्रण, तो उसको आप लोग देखें। तो उसको भी जानने के बाद जो हमारी अब अगली क्लास होगी, इसके बाद जो हमारी क्लास चलेगी, तो उसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में बताना चाहते हैं। ध्यान देना बेटा, द्रव्य के गुण तथा उनका मापन। मतलब क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किस प्रकार से हम लोग सिस्टम अपनाएंगे। जैसे देखिए हमारी भौतिक राशियां हैं, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें अगली क्लास में, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मापन की विभिन्न पद्धतियां, मापन की कौन कौन सी पद्धति होती है, और एक पद्धति का दूसरे पद्धति में कैसे हम लोग परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और नंबर 3 बेटा हमारा ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, कौन कौन सी हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां होती हैं, जो इनके साथ में भी हमारा संबंध बनेगा, उसके संबंध के बारे में हम बताएंगे। और बेटा हमारा अगला क्लास इसमें इसी में चलेगा, उसी दिन द्रव्यमान व भार। द्रव्यमान क्या होता है अलग चीज है बेटा, और भार क्या होता है अलग है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान और भार में हम लोग कैसे अंतर करेंगे इसके बारे में बताएंगे। और तापमान का मापन, हम लोग तापमान किसी भी भौतिक राशि के माध्यम किसी भी पदार्थों का हम लोग तापमान कैसे उसको मापते हैं, और तापमान मापने की क्या क्या पद्धतियां होती हैं, या कौन कौन से हमारे आपके उपकरण होते हैं जो इसको मापने में सहयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयां, मतलब क्या होती है कि इन इकाइयों से जो हमारे मूल इकाइयां होती हैं, मूल राशियां होती हैं, आपके मूल मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को मिला करके हमारे किस प्रकार की व्युत्पन्न इकाइयां आपकी बनाई जाएंगी, यह हमारा आपको सारा यह पूरा लेसन का जो मैंने इस हेडिंग का जो प्लानिंग है हमने आपको दे दिया, यह बेटा आपको अगले लेक्चर में हम आपको अच्छे से इसको बताएंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसको, और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करिए, और मित्र यारों को भी इसको बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद।